हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप सभी का वापस स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी व्याकरण आपको समझाऊँगा मैं। हिंदी व्याकरण में आपके जैसे कि 10 नंबर की आपकी व्याकरण आएगी, जिसको लगता है कि मुझे पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं, मेरी व्याकरण कमज़ोर है, तो उसी व्याकरण को आज मजबूत करने वाला है और पूरी व्याकरण कंप्लीट बताऊँगा और आसान लैंग्वेज में कि जिससे आसानी से आपको याद हो जाएगी। पूरी व्याकरण बताने वाला हूँ, बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। क्लास को पूरा देखना और अच्छे से देखना, पूरे जो व्याकरण के आपके नोट्स है क्लियर कर दूंगा मैं। देखो, संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा आपके सामने लिखी हुई। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तीनों की आपकी परिभाषा आपके सामने है, ठीक है। ये नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा में शब्द या एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है। ये पूरी संज्ञा हो गई। अब संज्ञा के बाद आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा के बाद आगे आ जाओ, तो इसके बाद देखो आपके आगे सर्वनाम। ये क्या आ गया? सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम आ गया, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम के भेद आ गया आपके, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो सर्वनाम के भेद की परिभाषा आ जाएगी। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। सारे व्याकरण के नोट्स है, आप अच्छे से देखना, आपकी व्याकरण बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। फिर आगे आ जाओ, विशेषण क्या होता है? विशेषण की परिभाषा। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। विशेषण आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण आपके 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। ये जो व्यक्तिवाचक विशेषण है ना, ये वैसे बहुत कम पूछा जाता है, कई तो दिया ही नहीं जाता, 4 ही भेद बताते हैं, कई 5वां भेद होता। तो वैसे ये 5वां आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी एक बार देखना चाहो तो आप देख सकते हो। वैसे 4 भेद होते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ये गुणवाचक विशेषण आ गया आपका, फिर आपका संख्यावाचक विशेषण आ गया, फिर आपका परिमाणवाचक विशेषण आ गया। क्लियर? इसके बाद आगे आ जाओ, संकेतवाचक विशेषण, फिर आखिरी आखिरी में आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। ये जो संकेतवाचक विशेषण होता है ना, इसे सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है आपको, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ो। तो अब आगे आपकी क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? ये जिस शब्द में किसी कार्य के होने, करने या होने का बोध होता है ना, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, काल के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसके बाद इसकी परिभाषा आप देख लेना, लेकिन इसमें यह है कि बहुत आसान भाषा में आपको समझाया गया, जिससे कि जल्दी से आपके भेजे में बैठ जाएगा, यानी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं: एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्या होता है? और अकर्मक क्रिया के उदाहरण आपको दिया गया, ठीक है। फिर देखो, संरचना के आधार पर संयुक्त, नाम धातु, पैरणार्थक, पूर्वकालिक और कृदंत क्रिया होती है। इन सभी की परिभाषा आपको दी गई। संयुक्त क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया क्या होती है, ठीक है। पैरणार्थक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? कृदंत क्रिया क्या होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ो। काल के आधार पर देखो, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया 3 प्रकार की होती है, ठीक है। फिर आपके अविकारी शब्द आ गए, यानी अव्यव्य शब्द, जिसे अव्यव्य शब्द कहते हैं ना अपन, वो उसका आ गया, ठीक है। वो कितने प्रकार के होते हैं वो भी बता दिया। समास आ जाओ। समास किसे कहते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल देखना, समास से पक्का सवाल आपका बनने वाला। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुविधीय समास। अब आगे आ जाओ, द्वंद्व समास क्या होता है वो सब आपको लिखा हुआ है। द्विगु समास क्या होता है वो भी आपके सामने है, ठीक है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास आपके सामने है, कर्मधारय समास आपके सामने है। बिल्कुल इसकी परिभाषा देख लेना आप अच्छे से, और इनके एग्जाम्पल भी देख लेना, हूबहू आपको मिल जाएगा। तत्पुरुष समास, फिर तत्पुरुष समास के प्रकार हैं, फिर इसके बाद में आपका संधि आ जाएगा। संधि से आपके सवाल बनेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये स्वर संधि आ गई। फिर स्वर संधि के प्रकार आ गए आपके, ठीक है। गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये सब इसी के प्रकार हैं। इसके बाद आगे बढ़ते तो आपकी व्यंजन संधि आ गई, ठीक है। व्यंजन संधि के सारे एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण आपको बताए गए हैं। इन्हीं उदाहरणों को आप देख के चल जाना, आपकी व्याकरण सही हो जाएगी। 10 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हो। और जिन्हें टॉप करना वो बिल्कुल मिस नहीं करना, जिन्हें बिल्कुल थोड़ा बहुत समझना है कि 10 में से मैं 5-7 नंबर भी लिया हूँ तो बहुत अच्छा है, यानी कुल मिला के आपको फ़ायदा होना चाहिए। कैसे भी हो, किसी प्रकार से भी हो, बस फ़ायदा होना चाहिए।
विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। ये विसर्ग संधि हो गया आपकी, क्लियर। विसर्ग संधि के अलावा देखो मैं और बता देता हूँ, उपसर्ग आ गया आपका। उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगते हैं। अति आगे लग गया अति प्रिय, अत्यधिक, अतिरिक्त, ठीक है। इसी तरह प्रत्यय हो जाएगा आपका, ये प्रत्यय रहा आपका, ठीक है। प्रत्यय में बता दिया गया पीछे लगता है, प्रत्यय किधर लगता है, पीछे लगता है आपका। जैसे आवट, सजावट, मिलावट, लिखावट, आई, लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई, ठीक है, ये पीछे लग रहा है आपके। अब आगे आ जाओ। तद्धित प्रत्यय होता है एक जो किस क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़कर नए शब्द बना लेते हैं, उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय कहते हैं, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। उर्दू प्रत्यय भी होता है आपका। इसके बाद देखो मुहावरे। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, सारे मुहावरे लोकोक्ति रट लेना, सीधा ही आपको अर्थ देना होगा। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, अकल का दुश्मन होना, मूर्ख होना, अकल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, आकाश से तारे तोड़ना, असंभव कार्यों को अंजाम देना, आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना, आग में गिर डालना, क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना, आकाश टूटना, अचानक बड़ी विपत्ति आना, आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। इसी तरह से देखो ये सारे आपके जो मुहावरे हैं, जैसे 1 और 1 11 होना यानी भाग जाना, ठीक है। 9 2 11 होना, सॉरी 1 और 1 11 तो संगठन में शक्ति होना, 9 2 11 होना भाग जाना, है ना। खून खोलना, अत्यधिक क्रोध होना, घी के दिए जलना, खुशियाँ मनाना, 4 चंद लगना, शोभा में वृद्धि होना, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद करना है, ये सारे मुहावरे हैं, ठीक है। और कुछ एक ये लोकोक्ति बताई गई, तो ये लोकोक्ति भी आप ज़रूर पढ़ लें, है ना, ठीक है। ये लोकोक्ति है जो यहाँ से आपको देखने को मिल ही जाएगा, इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है बिल्कुल। तो ये सारा आपका व्याकरण वाला पार्ट है, बिल्कुल इसको अच्छे से देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को शेयर करना।